हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन आई एम योर अल्फा एंड यू आर माई ओमेगा। ये फैन फिक्शन मेरे दूसरे दो फैन फिक्शन से थोड़ा सा अलग है। ये झानी फैन फिक्शन है। इसमें झान अल्फा है और इबो ओमेगा है। ये फैन फिक्शन ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। इसमें इबो का प्रेगनेंसी भी देखने को मिलेगा। इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले झान की फैमिली। उसके पापा फैंगमैन है और उसकी माँ यूजियान, उसकी बड़ी बहन यानली और उसका बड़ा भाई जियांग चेंग है। अब इबो की फैमिली। इबो के पापा क्यूरेन है और उसकी माँ लैनी, उसका बड़ा भाई हाइक्वान है। ये फैन फिक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब शुरू करते हैं इस फैन फिक्शन के पार्ट 1। कहानी के शुरुआत में हमें एक हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चल रहा होता है। वहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो एक दूसरे से बातें करने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। वहाँ से एक इंसान दौड़ते हुए आकर चिल्लाकर आहा कहकर वहीं पर गिर जाता है। जब सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं तो एक इंसान जो हवा में उड़ते हुए अंदर आ रहा होता है, जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, जो उसे देखकर सभी डर जाते हैं। वो इंसान इन सभी का लीडर था। वो कहता है वो लोग इस दुनिया में आने वाले हैं। इस फुल मून को इन दोनों का जन्म होने वाला है। वो दोनों स्केयर्ड सोल इस दुनिया में आने वाले हैं। इन दोनों के हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रहा है। वो फाइनली इस दोनों में आ रहे हैं। वो कोई कर्स नहीं है, ना कोई गिफ्ट है। किसी को नहीं पता कि वो इस दुनिया में क्यों आ रहे हैं। ये बात सुनकर सभी डर जाते हैं और सेकंड लीडर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, उन लोगों के मरे हुए 300 साल हो चुके हैं। एक हाई रैंकर खड़े होते हुए कहता है, आपने ठीक कहा, वो लोग कैसे वापस आ सकते हैं। उन लोगों की सोल उस वक्त किसी को भी नहीं मिली, यहाँ तक कि उनकी फैमिली को भी नहीं मिला था। एक सीयर खड़े होते हुए कहता है, अब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है, जिसकी उम्मीद भी हम लोग नहीं किए होंगे। मेन लीडर कहता है, ये सब कुछ रिडिकुलस है, हमें सबको बंद करना पड़ेगा। उन सभी बच्चों को मारना पड़ेगा जो लोग फुल मून में जन्म लेने वाले होंगे। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और एक लेडीज लीडर खड़े होकर कहता है, क्यों इनोसेंट बच्चों को हम लोग मार डालें, क्यों उन दोनों सोल को हम लोग मार डालें, इसलिए कि हम और 10 साल इस दुनिया में जी सकें। लीडर उस लेडीज़ की तरफ देखते हुए उसे ग्लेयर देने लगता है और कहता है, कोई भी इस तरह मेरे बातों का अवज्ञा नहीं कर सकता। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सभी फुसफुसाने लगते हैं और डोर की तरफ देखने लगते हैं, मगर दो लीडर वहाँ से चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं एक रूम की तरफ, जहाँ पर उनके पूरा फैमिली 5 लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। उन दोनों की वाइफ उन्हें देखते ही पूछते हैं, क्या हुआ, मगर वो दोनों उन्हें कुछ नहीं कहते और उन्हें गले लगा लेते हैं। यूजियन पूछता है, क्या हुआ फेंगमैन। तो फेंगमैन कहता है, हनी, बस इतना याद रखो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम लोग को सेफ देखना चाहता हूँ। ये कहकर उसकी वाइफ के बेली को किस कर लेता है। लैनिंग कहता है, कुरेन, तुम तो बताओ क्या हुआ। कुरेन कहता है, कुछ नहीं, बस तुम लोग इतना याद रखो कि मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उससे भी जो इस दुनिया में आने वाला है। और वो सभी अपने लगेज को पैकिंग करने लगते हैं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जहाँ तक जा सको वहाँ पर सेफ जगह पर चले जाओ। यहाँ पर कभी भी मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। और हम लोगों के लिए वरीड मत होना, हम लोग तुम लोगों के पास जितनी जल्दी हो सके पहुँच सकेंगे और तुम लोग सेफली रहना। वो दोनों अपने वाइफ और अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहते हैं। फेंगमैन अपने दोनों छोटे बच्चों को हाथों को पकड़ते हुए कहता है, चेंग, यानली, अपनी माँ का ख्याल रखना और अपने छोटे भाई का भी। कुरेन कहता है, हाइक्वान, मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ। तुम्हारा मिशन ये है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखोगे और अपने छोटे भाई का, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तीनों छोटे छोटे बच्चे अपना सर हिलाते हुए हाँ भरते हैं। वो पांचों कार ड्राइव करके वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद लैनी पूछता है, जीवन, हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
जीवन कहती है हम लोग हमारे पैक जा रहे हैं। फेंगबियन ऑलरेडी मेरे परिवार को मैसेज कर दिया होगा। वो 6 घंटे से ड्राइव कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, मगर वो बस अपना बेस्ट फ्रेंड लैनी और पीछे बैठे हुए 3 बच्चों के बारे में ही सोच रहा होता है। वो लोग अपने पैक के पास पहुंच चुके हैं। वो देखता है एक बड़ा सा गेट जो उनके पैक का ही था। वहां पर ऑलरेडी बटलर पहुंच चुका होता है। जीवन लैनी को खड़े होने में सपोर्ट करता है क्योंकि लैनी बहुत ज़्यादा वीक था, जीवन से भी ज़्यादा, जिसे चलने में सपोर्ट की ज़रूरत थी। जीवन की माँ उन सबको देखकर थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और कहता है तुम फाइनली पहुँच गए, आओ सोफ़ा पर बैठ जाओ। मैं तुम सबको सेफ देखकर थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा हूँ। फेंगबियन कुछ ही देर पहले मैसेज किया था, मगर क्या हुआ तुम्हारे पैक में? जीवन कहती है माँ हम लोगों को नहीं पता, बस उन दोनों ने हमें वहाँ से जाने के लिए कहा तो हम लोग आ गए। माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ और बच्चों के लिए वरीड मत हो, मैं उन लोगों का अच्छे से ख्याल रख लूँगी। जीवन और लैनी वहाँ से चले जाते हैं, मगर जीवन सडन रुकते हुए अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहती है वरीड मत हो, वो दोनों जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। स्ट्रेस मत हो, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वैसे भी हम दोनों का डेट बहुत जल्दी आने वाला है। वो कहकर अपनी बेली को छूने लगता है। लैनी भी अपनी बेली को छूते हुए कहता है हाँ। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वो उस प्लेस में बच्चे सभी खुल मिल चुके होते हैं और खुशी से एक गार्डन में खेल रहे थे। लैनी और जीवन पास में ही बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे, मगर सडनली जीवन की बेली में पेन स्टार्ट हो जाती है। वो अपने आप को शांत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मगर वो पेन समय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। वो संभाल नहीं पा रही होती है और वो अपनी बेली को पकड़कर चिल्लाने लगती है। तो लैनी माँ को बुलाने लगती है। जेंग और हाइक्वन को कहता है प्लीज़ जाकर आंटी को बुला लाओ, और यानलिन को कहता है वो वहाँ पर 2 बैग रखा हुआ है, उसे लेकर आओ। लैनी जीवन की पकड़कर खड़े होने में कोशिश कर रही थी कि उसकी बेली में भी पेन शुरू हो जाता है, तो वो चिल्लाकर वहीं पर बैठ जाती है। वो सभी लोग इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डिलीवरी रूम में उन दोनों को डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा होता है, मगर उसी समय पूरा स्काई डार्क कलर हो जाता है। माँ सोचता है ये सब क्या हो रहा है, और वो दोनों दरवाज़ों की तरफ देखने लगती है। कुछ देर बाद डिलीवरी रूम से दोनों बच्चों की रोने की आवाज़ आता है, तो माँ खुशी से अपने तीनों नातियों को गले लगा लेता है। तो डॉक्टर कहता है कांग्रेचुलेसन मिस्टर जायू, आपके बेबी अल्फा हुआ है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर कहता है कांग्रेचुलेसन मिस्टर स्वांग, आपके एक हेल्दी ओमेगा बॉय हुआ है। जीवन और लानी एक दूसरे को कांग्रेचुलेसन करते हैं और अपने बच्चों की तरफ देखने लगता है। जीवन अपने बेटे को देखते हुए कहता है ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बातें करेगा। ऐसा कहकर उसके गालों को पिंच करने लगता है। लैनी अपने बेटे को देखते हुए कहता है ये मगर कुछ ज़्यादा बातें नहीं करेगी फ्यूचर में, और बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। देखो वो कितनी देर से रो नहीं रहा है। ऐसा कहकर वो उसके गालों पर किस कर लेता है। वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। जीवन कहता है साइजान, लैनी कहती है वांगीबो। वो दोनों ऐसा नाम रखकर हंसने लगते हैं। अब हमें 12 साल के बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक 16 साल का लड़का अपने भाई को बुलाते हुए कहता है जहान जल्द से जल्द इधर आओ। जहान कहता है चेंगा, मैं तो बस रिवर के पास जा रहा हूँ, बोबो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। भैया आप मेरे साथ चलो, हाइक्वन भैया वहाँ पर ही आए होंगे। जान ऐसा कहकर वहाँ से दौड़ के जाने लगता है। जाओचंग प्लस हो जाता है हाइक्वन का नाम सुनकर। वो भी उसके पीछे भागते हुए कहता है तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ दूँगा। अगर मैं तुम्हारे पास जाऊँगा तो फिर तुम मेरे दोनों टांगे तोड़ दोगे। मैं क्या इतना स्टूपिड लगता हूँ चिड़चिड़े भैया? जान कहकर फिर से वो दौड़ने लगता है। जान इबो को गले लगाते हुए कहता है बोबो मुझे बचाओ, मेरे भैया मुझे खाना चाहते हैं। सडन जान के गला लगाने से इबो जो पूरी तरह शॉक में होता है,
वो समझ ही नहीं पाता कि उन दोनों भाइयों के बीच क्या हुआ है। जाओचंग झान के पास आकर कहता है, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। झान पाउट बनाते हुए कहता है, बोबो तुमने क्यों मुझे नहीं बचाया इस चिड़चिड़े भाई से। पीछे से हाइक्वान कहता है, झान तुम जिससे चिड़चिड़ा कह रहे हो वो तुम्हारे बड़े भैया हैं और मुझे लगता है तुमने ही कुछ किया होगा, इसलिए वो तुम्हारे पीछे आया हुआ है। झान सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो उसी के पीछे जाकर छुप जाता है। हाइक्वान भैया प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, इस छोटे से अल्फा को बचा लीजिए। भैया कह रहे हैं वो मेरे दोनों टांगे तोड़ देंगे। मेरे दोनों टांगे तोड़ दिए तो मैं फ्यूचर में कैसे चलूँगा। हाइक्वान सुनकर मुस्कुराने लगता है और उसके सर पे मारने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि इन दोनों भाइयों को कैसे संभालूं। दोनों जब फाइट करते हैं तो हमेशा इसी तरह ही कुछ रंग ढंग काम करने लगते हैं। हाइक्वान कहता है, आचिंग प्लीज़ इसे डराना बंद करो, देखो वो कितना डर गया है। झान भी सडन एक्टिंग करने लगता है जैसे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जाओचंग रुक जाता है और ब्लश होने लगता है। जाओचंग झान को बस देखने लगता है जो हाइक्वान के पीछे खड़ा हुआ है। वो उसे जीभ दिखा रहा है तो जाओचंग कहते हैं, तुझे तो मैं, और आगे कुछ नहीं कह पाता। झान रोनी सूरत वाली एक्टिंग करते हुए कहता है, हाइक्वान भैया और बोबो देखो मेरे भैया सच्ची में मेरे लिए बिल्कुल भी मर्सी नहीं है। जाओचंग अपनी भाई की रोनी सूरत देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और उस पर देखना बंद कर देता है। अब वो अपने आप से कहता है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। झान सोचता है कि उसका ओमेगा बड़ा भाई कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, वो कितनी इजीली मेरी बातों पर भरोसा कर देता है। जाओचंग स्टिक फेंक देता है और अपने भाइयों को कहता है, बेबी ब्रदर मेरे पास आओ। झान धीरे धीरे उसके भाई के पास जाता है और कहता है, याहू तुम सच्ची में मेरे पैर नहीं तोड़ोगे। झान कहकर उसे गले लगा लेता है। जाओचंग झान के बैग को रब करते हुए धीरे से कहता है, बेवकूफ़ मैं तुम्हारे दोनों टांगे कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो मेरे बेबी ब्रदर हो। झान मुस्कुराने लगता है। हाइक्वान और इबो की तरफ उंगली करके थम्स अप करता है तो हाइक्वान हंसने लगता है क्योंकि वो इस सब की आदी हो चुके होते हैं। हमेशा वो दोनों फाइट करते हैं और लास्ट में जाओचंग अपना गुस्सा थोप कर अपने भाई की गलतियों को माफ़ कर देता है। मगर इबो उसे ग्लेयर देने लगता है क्योंकि वो उसे बचपन से ही उसे नफरत करता है। मगर उसे लगता है झान को नफरत का मतलब ही नहीं पता, उसे पता होता तो वो उस तरह इसे फॉलोअप नहीं करता। इबो हमेशा विश करता था कि वो एक दिन झान से बहुत ज़्यादा दूर चला जाए, इसलिए वो अपने माँ को पहले से ही कह दिया था कि वो अपना हाई स्कूल की स्टडी शंघाई में करना चाहता है। झान उसके पास बैठते हुए कहता है, बोबो तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ना। इबो खड़ा हो जाता है और उसे ग्लेयर देते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। झान उसे टीज करते हुए कहता है, इबो रुको, तुम अगर मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चले गए तो तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत जल्दी मिस करने वाले हो। इबो अपने आंखें रोल करते हुए कहता है, सेमलेस। झान पीछे खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहता है, इबो एक ना एक दिन तुम मुझे ज़रूर मिस करोगे। यूजियन और यानली उन लोगों के पास आकर कहता है, इबो तुम यहाँ से जाओ। झान जैसे ही देखता है कि उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन वहाँ पर खड़े हुए हैं, वो उन दोनों का नाम लेकर कहता है, आप दोनों यहाँ। ऐसा कहकर वो उन दोनों के गले लग जाता है और कहता है, मुझे ऑलरेडी पता है। तो उसकी माँ और उसकी बहन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, रियली। झान मुस्कुराकर सारे लेते हुए कहता है, मामा मैं प्रॉमिस करता हूँ अब सबसे, मैं फ्यूचर में इबो से शादी करूँगा और वो ही मेरा ओमेगा है। वो अपने एक्शन करते हुए कहता है। यानली झान के बालों पर हाथ मारते हुए कहता है, रियली झान, तो फिर हम लोग देखेंगे। झान पाउट बनाते हुए कहता है, जीजी क्यों, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। यानली कहती है, ऑफ कोर्स
मेरे बेवकूफ़ छोटे भाई, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जीवन कहते अब चलो, रात होने वाली है। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा बुरा स्मेल हो रहे हो जान जान। तुम हमेशा इस तरह नाचकूद और खेलकूद क्यों करते रहते हो? जान अपने आप को स्मेल करते हुए कहता है, ओह इसलिए वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चला गया। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। जान और इबो का एलिमेंट्री स्कूल ख़त्म हो जाता है। वो दोनों हाई स्कूल जाने वाले थे। इबो स्कूल में फर्स्ट आया था, जान सेकंड। तो उनका फैमिली बहुत ज़्यादा खुश था। तो वो मेन हाउस में सेलिब्रेट करते हैं। जान बहुत ज़्यादा खुश था। जैसे ही वो बाहर कार की आवाज़ सुनती है तो वो एक्साइटेड में दौड़ने लगता है डोर के पास। वो अपने पापा को देखकर टाइटली हग कर लेता है। तो फेंगवान कहता है, मेरी छोटी सी अल्फा कैसा है? तो वो जान कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो गया हूँ। वहाँ पर बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, बस इबो को छोड़कर। जान कुरेन को ग्रेट करते हुए कहता है, ससुर जी आप कैसे हो? कुरेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। वैसे ही बदमाश तुम कैसे हो? जान की बातें सुनकर कोई भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि जान बचपन से ही कुरेन को ऐसा ही बुलाता है। तो वो सब पार्टी करते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद रात को वो सभी अपने अपने घर में चले जाते हैं। घर आने के बाद इबो कहता है, मामा पापा मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ पर करना है। कुरेन पूछता है, कहाँ पर करना चाहते हो? इबो कहता है, मैं चाहता हूँ मैं अपनी स्टडी शंघाई में करूँ। वो दोनों एक साथ पूछते हैं, क्यों, किस लिए? तो उसकी माँ कहती है, तुम क्या अकेले वहाँ पर रह सकते हो इबो? तुम क्यों वहाँ पर स्टडी नहीं कर रहे हो जहाँ पर जान ने एडमिशन की है? तुम शंघाई क्यों जाना चाहते हो? तो इबो कहता है, मैं इसलिए तो नहीं चाहता, मैं उसके साथ कहीं भी पढ़ाई नहीं करना चाहता था। क्यूरेन और लानी इबो की बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। लानी कहती है, इबो तुम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हो? वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुम बचपन से ही अच्छे दोस्त हो। लानी की बात काटकर इबो कहता है, मामा स्टॉप हो जाओ, मैं इस बात को दोबारा याद नहीं रखना चाहता। कुरेन लैनी को इशारों से चुप रहने के लिए कहता है और अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है तुम अपना केयर खुद ले सकते हो। तुम श्योर हो अपनी माँ के बगैर वहाँ पर तुम ठीक से रह पाओगे? इबो अपना सर हिलाते हुए हाँ भरता है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है इस शेमलेस अल्फा से कुछ दिन दूर रहने का मौका मिला। इबो अपने पेरेंट्स को कह देता है कि इस बात को सीक्रेट रखने के लिए, और जान के फैमिली को भी कह देता है कि ये बात जान को ना कहने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहाँ पर भी जान उसे फॉलोअप करे। जीवन अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है, मगर उसे अच्छी तरह पता है कि उसका बेटा बस वहाँ पर ट्रबल ही क्रिएट करेगा। एक दिन सुबह जान बाहर बैठा हुआ था। वो देखता है कि अंकल कुरेन कुछ बैग लेकर वैन में रख रहे हैं। वो जाकर उसके पास जब जाकर देखता है कि इबो पूरी तरह रेडी होकर कहाँ जा रहा है। वैन में बैठकर वो कहाँ जाने वाला है। जब उसे रियलाइज होता है तो वो उसके पीछे भागने लगता है, तो वैन वहाँ से चला जाता है। जान रोते हुए इबो बोबो बुलाकर वैन को पकड़ने की कोशिश करता है। जीवन जो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, जान यहाँ पर वापस आ जाओ। जान जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो रोते हुए आवाज़ में कहता है, मामा इबो मेरा बोबो मुझे छोड़ के चला गया। जीवन अपने बेटे के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, इबो बस वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गया है, वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया है। जान कहता है, उसने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? एटलीस्ट मुझे गुड बाय तो कह सकता था। आज का पार्ट हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों को ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।